हाँ, नेचुरल वेजिटेशन एंड फोना। तो वेजिटेशन में यहाँ क्या पढ़ लोगे, फोना पढ़ लोगे। नेचुरल क्या होता है और वेजिटेशन क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। नेचुरल मैम टच हो गया या नहीं? ये मुझे परेशान करता है। बस आपको ही करता है? बस आप मुझे ही करता है। नई वाली मेहमान क्या कह रहे? नई वाली मेहमान उन्हें भी कर रहा है। नई वाली मैडम आई थी, उन्हें भी कर रहा था। मतलब ये मैडमों को परेशान करता है, सर को परेशान नहीं करता, सर से डरता है, मैडम से नहीं डरता ना। अच्छा चलो सही है, बोर्ड को भी शरारती होने दो। बैठो आके अंदर। सबके आंसर चेक हो गए हैं, बस मैं लाना भूल गई हूँ। आज मैं घर से थोड़ा सा लेट निकली थी, 11:50 से 11:55 तक मैं निकली हूँ, लेट हो गया था। तो मैंने कहा चली जाती हूँ। कॉपी का क्या है, तुम लोग मुझे 4 दिन लेट देते हो, मैं भी तुम्हें 4 दिन लेट देती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक क्या होता है और वनस्पति क्या होता है, पहले मुझे ये दो शब्द अलग अलग है, इनको बताओ। जब तक तुम इनको अलग अलग नहीं डिफाइन करोगे, जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। एक नेचुरल, एक वेजिटेशन। नेचुरल जो प्रकृति से मिला है, जो प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न हो, जिसमें किसी मानव का हस्तक्षेप ना हो, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई, है ना, यानी कि आपकी स्वतः। वेजिटेशन क्या होगा, यानी कि वनस्पति। वनस्पति क्या होती है, तुम लोग वनस्पति खाते हो नहीं? कौन सी वनस्पति खाते हो? आगे आगे बैठो, पहले तो चीज खा लिए, साग ही खाते हो बस, और कुछ नहीं खाते हो? गोभी, तुरई, लौकी, ये क्या है? वनस्पतियों में से तो आई है, वनस्पतियों में फल लगे वही तुम खा रहे हो, है ना। तो वनस्पति यानी कि जो आपके पेड़ और पौधे हैं, इनको हम कह रहे हैं वनस्पति। अब पृथ्वी पर, धरातल पर जितने भी आपको पेड़ पौधे, घास फूस दिख रही है, क्या आपने लगाई है जाकर? नहीं लगाई है, यानी कि स्वतः ही प्रकृति में बिना मानव के हस्तक्षेप के जो वनस्पति प्रकृति का अनुसरण करते हुए स्वतः ही उगती है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आगे बात समझ में? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वो वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के स्वतः ही प्रकृति में कई समय तक उगती है और अपने आप को क्या करती है, वहां की जलवायु के अनुसार ढाल लेती है, उसी को हम कह रहे हैं आपके प्राकृतिक वनस्पति है। अब ये बताओ, जो प्राकृतिक वनस्पति भारत में, पूरे भारत में एक ही वनस्पति, एक जैसी वनस्पति दिखाई देती है या अलग अलग दिखाई देती है? अलग अलग दिखाई देने का कारण भारत की जलवायु कौन सी आ रही है, तुम मुझे ये बताओ। जलवायु तो कहा तुमने, चलो जलवायु डिपेंड करती है आपकी प्राकृतिक वनस्पति पर। बहुत तेज बोली हो, क्या नाम है तुम्हारा? यशु। जलवायु। अब बताओ भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। वेरी गुड। कोपेनहेगर के अनुसार कोपेनहेगर के अनुसार AM। अब बताओ, तुमने शीतोष्ण क्यों बोला? आया होगा ना माइंड में, तो क्यों आया ये मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊं क्यों। और भारत जलवायु तुमने बता दी, भारत कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, मुझे ये बता दो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है पूरा।
बैठो आके। सरनाम और मोहित, पता नहीं क्या ये लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता है ये लोग क्या बातें करते हैं बाहर। ट्रॉपिकल जोन, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। बताओ, मैं भूलूंगी ना। नेहा बताओ, शीतोष्ण कहा था? ठंडे और गर्म कई प्रकार की पाई जा रही हैं, इसलिए तुम कह रहे हो। भारत आधा यानी कि कर्क रेखा से नीचे ट्रॉपिकल जोन में आता है और कर्क रेखा से ऊपर टेम्परेट जोन में आता है, यानी कि शीतोष्ण जोन में आता है। पर हिमालय के होने के कारण जो शीतोष्ण जलवायु है उसका प्रभाव हमें भारत पे कम देखने को मिलता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम भारत को, पूरे संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंधीय जोन में पाते हैं। मानसूनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पवनों के अनुसार, जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है सूर्य का, उसके अनुसार पवनें क्या करती हैं, दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। और क्योंकि यहाँ पर 6 महीने दिशा का, 6 महीने पवनें कहाँ से चलती है, समुद्र से स्थल की ओर, और अगले आने वाले 6 महीने में स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, मानसूनी जलवायु में रखा गया है। समझ में आ गया? भारत की जलवायु पूछा जाएगा तो मानसूनी जलवायु है। भारत कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो वैसे तो भारत उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों में आता है, पर क्या है, हिमालय होने के कारण जो उसमें अधिकतर प्रवृत्ति पाई जा रही है वो कैसी पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए जो आप वेजिटेशन पढ़ोगे उसमें अधिकतर क्या पढ़ोगे, ट्रॉपिकल पढ़ोगे। बस एक ही जगह शीतोष्ण पढ़ोगे, यानी कि एक ही जगह टेम्परेट पढ़ोगे, वो जब हिमालय की वनस्पति हम पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? इतनी बात नहीं समझ में आई हो तो पूछो। सरनाम अपना सर खुजला रहे हैं, तुमको वैसे नहीं समझ में आएगी, तुम क्लास से बाहर थे। बताओ, इतनी बात किसी लड़की लड़के को नहीं समझ में आई हो तो पूछो, स्पेशली लड़कियां। बस यूं कह देते हैं हाँ, पूछोगे तो कोई नहीं बोलेगा। मानसूनी पवनें 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर। जो समुद्र से स्थल चलती है वो चलती है ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में। शीत और ग्रीष्म सेम होता है ना? नहीं, शीत अलग है, ग्रीष्म अलग है। ग्रीष्म को हम क्या कहते हैं, और समर तो इंग्लिश में कहते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्म और शीत मतलब ठंडा। जो सर्दियों में चलती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जो गर्मियों में चलती हैं वो स्थल से चलती हैं, वो समुद्र से चलती हैं स्थल की ओर। तो गर्मी और ग्रीष्म एक है और सर्दी और शीत एक है। बड़ा कंफ्यूज करते हैं, और कहानी के फ्लो में तो वैसे इधर उधर आधी बातें हो जाती हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे जो भारत में वनस्पति है, मेनली क्या करती है, भारत में वनस्पति समान रूप से एक नहीं पाई जाती है। क्या पाता है, भारत में वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। भारत की वनस्पति में ये विभिन्नता भारत में वर्षा का अनुसरण करने के कारण है। किसका? भारत की जो वनस्पति है वो वर्षा का अनुसरण करती है। वर्षा का अनुसरण करने के कारण ही यहाँ की वनस्पति क्या मिलती है, कैसी मिल रही है आपको, विभिन्नता पाई जाती है। क्यों? भारत में इससे पहले आपने मानसून पढ़ा, चाहे भले थोड़ी सी क्लास रही होगी उसकी, जितना भी अगर समझ में आया हो तो जरा मुझे बताओ, क्या भारत में वर्षा की मात्रा सारे ही क्षेत्र में समान होती है, विभिन्न होती है? सर्वाधिक मात्रा कहाँ हो रही है वर्षा की? असम, सिर्फ असम? पश्चिमी तट यानी कि मालाबार तट पे ज्यादा बारिश होती है। उसी से अगर देखा जाए, मालाबार तट के बाद आपके जो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय का पठार, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से लगभग अधिक ही रहती है ना। तो ऐसी जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, पौधों को पानी ज्यादा मिल रहा होगा। अब आप इसको ऐसे समझो, हम यहाँ पर 3 क्लास बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास वाला क्या होगा, बहुत पैसे वाला होगा, उसकी जितनी इच्छाएं होंगी वो क्या कर लेगा, आराम से पूरी कर लेगा। उसको अपनी इच्छाओं या अपनी जरूरतों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा,
कर लेगा ना आराम से। तो ऐसे लोग के पास हर तरह से धनवान होंगे, हर चीज की कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। तो सेम पौधे सोच लो, जहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, तो ऐसे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े होने के साथ साथ बहुत मोटे ताजे होंगे। ठीक है, इनके पत्ते भी इतने चौड़े होंगे और आपस में सघन होंगे, विरल नहीं होंगे। आज सघन विरल वाले चले गए हैं, है ना। पौधे पेड़ पौधे क्या होंगे सघन, यानी कि पास में होंगे। और यहाँ पर पौधों की वैरायटी एक तरह की नहीं होगी, विविधता पाई जाएगी। चाहे वो आपके पौधे हो, चाहे वो आपकी घास हो, चाहे वो आपके जीव जंतु हो, सब में क्या पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी। क्योंकि जब आप अमीरों के घर जाओगे ना चाय वाय पीने, तो वो कहेंगे चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, ब्लैक टी पियेंगे। और गरीब के यहाँ जाओगे या मिडिल क्लास के यहाँ जाओगे तो मिडिल क्लास दो चीज ऑफर करेगा, चाय पी लीजिए या कॉफी पी लीजिए। ठीक है, अब किसी गरीब के यहाँ जाओगे तो वो कहेगा आप सिर्फ चाय है, मतलब जो आपके पास है आप वही आगे दोगे ना। तो अमीर के पास जाओगे तो यहाँ पर क्या है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अब मैं वही चीज समझा रही हूँ एग्जाम्पल लेके। अब ये नहीं हो जब मैं आंसर राइटिंग में दूँ तो आप कहो जो आपके जो सदाबहार बने, यानी कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज्यादा वर्षा पाई जाती है वो पौधे अमीर होते हैं। उनके घर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको चाय कॉफी सब मिलेगा, है ना। तो ये चीज नहीं लिखनी है, ये चीज मैं आपको बस समझा रही हूँ, वरना दिमाग में पता कर रखो कि बस यही याद रखो चाय कॉफी और बाकी भूल जाओ। लांची का यही होता था, लांची को जो एग्जाम्पल देके समझाया जाता था ना उसको बस वही चीज समझ में आती थी। जब उसको आंसर राइटिंग के लिए दो तो जो आपने एग्जाम्पल देके उसको समझाया है वो लिखा हुआ होगा उसकी कॉपी में, मेन पॉइंट उसका गायब होगा। तो ये चीज नहीं करनी है, ये तो आपके भेजे में डालने के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, वरना एक्चुअली में ये भाषा नहीं लिखनी है। एक्चुअली भाषा क्या लिखनी है, जो हमारे मालाबार तट पर, ये आपके पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के पठार में, यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अतः यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसी लैंग्वेज लिखनी है। और सदाबहार वन जहाँ पर पाए जाएंगे उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेषता ये है कि वहाँ के पत्ते चौड़े होंगे, पेड़ अधिक ऊंचाई में होंगे। ये सारी भी विशेषता हो गई, वर्षा की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा मिडिल क्लास, ऐसा स्थान जहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होगी इनकी कंपेयर में कम होगी। अब यहाँ मिडिल क्लास पर आ जाओ, मिडिल क्लास वाले के पास क्या होगा, देखो जैसे उसके पास सैलरी आती है तो वो सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है। ठीक, महीने के अंत तक आते आते वो बेचारा क्या हो जाता है, पॉकेट उसकी खाली हो जाती है। तो सेम बात यही है, जब यहाँ पर मानसून आता है, क्या आ रहा है मानसून, तब इनके पौधे पेड़ बड़े खुश हो जाते हैं। ये क्या है, पत्ते देने लगते हैं, हरियाली आने लगती है। जैसे ही मानसून जाने वाला होता है अभी मुरझा जाते हैं। अब इनके पास पैसा नहीं रहा ना, वही इनकम जो मिडिल क्लास के पास पहले आई, इनपुट हुई फिर आउटपुट हो गए। जैसे ही मानसून आ रहा है तो ये हरे भरे हो रहे हैं, जब मानसून जा रहा है तो इनके पास अब अपने आप को जीवित रखने के लिए नमी चाहिए होगी, और वो नमी इन लोगों के पास इतनी नहीं होती है, इसलिए पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम और लगभग 100 के बीच में रहती है सेंटीमीटर, यहाँ पर ऐसे कौन से वन पाए जाएंगे, आपके पर्णपाती वन पाए जाएंगे, वही मिडिल क्लास वाले वन। अब हम तीसरे आते हैं जो आपके कौन से हो गए, थोड़े से थर्ड क्लास, है ना। थर्ड क्लास में क्या होगा, अब यहाँ पर बेचारों को ले दे के जो कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, मजदूर आदमी वही होता है ना, आज काम मिल गया तो उसने आज अपनी जीविका चला ली, कल काम नहीं मिला तो बेचारा सोच रहा है जो उसने जुटाया हुआ उसी से काम चला रहा है। तो ये जो आपके जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले हैं वो आपके कटीले बन हो गए। मरुस्थल में वर्षा की मात्रा वैसे ही कम होती है, जब वर्षा की मात्रा ले दे के 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ही वनस्पति आती है। जो वनस्पति आती है वो भी कैसे किस रूप में आती है, आपके इसमें हाँ लिखो 70 से, अभी लिखना नहीं सब लिखवा देंगे अगर टाइम बचा तो, 70 से 50 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा हो रही है। तो ये वर्षा की विभिन्नता के आधार पर भारत में वनस्पति क्या है, विभिन्न मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। भारत की वनस्पति के क्या कह रहे हो, तापमान अभी सब लिखवाएंगे तब बता देंगे। जहाँ पर तापमान देखो, जहाँ बादल होंगे वर्षा ज्यादा होगी वहाँ का टेम्परेचर तो वैसे कम होगा लगभग 22 सेंटीग्रेड, ठीक है। और जहाँ वर्षा थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी वहाँ टेम्परेचर और ज्यादा होगा, लगभग आप मानो 30 से 35 सेंटीग्रेड का। और जहाँ वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम होगी और टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज्यादा होगा,
ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो 40 से 45 के बीच में, जो आपका बिल्कुल मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है। अब यहाँ पर तो भारत की जो आपकी वनस्पति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, वो वर्षा का अनुसरण करते हुए अपने आप को क्या करती है, अपने आप को ढाल लेती है। वेरी गुड। हाँ, जहाँ पे मानसून नहीं पहुँचता है ना, जहाँ पे मानसून का अभाव होता है, वहाँ पर वेजिटेशन पहली बार तो होती नहीं, और होती है तो थोड़ी थोड़ी जगह से अगर पानी धरातल से गिर जाता है तो वहाँ पर वही गहरी कट्टे वाले थोड़ी थोड़ी घास कहीं कहीं दिखेगी, झुंड होगी, झाड़ी टाइप का। नाम अभी सबके लिखवा देंगे। हाँ, नाम होता है, बता दूंगी, फिर बताऊंगी तो लिखोगे। अभी ये सारी विशेषता बतानी है, और फिर विशेषता के बाद पिछली बार पूछो अलग अलग पेड़ बताए थे, अलग अलग पेड़ के इतना टाइम बचेगा तो वो भी लिखवा दिया जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। तो अब इन विशेषताओं के आधार पर अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया आपको पिक्चर दिखाने का। दिखा दें? आधे बच्चे कह रहे दिखाइए, आधे बच्चे कह रहे नहीं दिखाइए। जो कह रहे हैं नहीं देखना है वो अपने आगे बंद कर ले। पर हम आज पढ़ाने क्या जा रहे थे आपको? क्या बाकी नहीं है? ज़्यादा छोटा नहीं बेटा, बाकी आ ही नहीं है तो मुझे डाटा चलता होगा ये वाले आए, बाकी नहीं आए, कोई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पिक्चर्स के साथ थे, वो आए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, और उसमें दिखा रहे थे फोन में क्या था, इंस्टॉल नहीं हुआ इसमें, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती रहूँगी। देखो यहाँ पर लिखे हैं, एक है नेचुरल वेजिटेशन, आप पढ़ रहे हो, जो फॉरेस्ट में हम पढ़ते हैं सदाबहार वन और पर्णपाती वन, जिसको एवरग्रीन कह रहे हैं और पिक्यूडियस कह रहे हैं। दूसरा है आपका ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ होंगी? जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होगी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद आता है जो आपके कटीले पौधे होते हैं जो कहाँ मरुस्थल में पाए जाते हैं, वो हो गया हॉट और कोल्ड, यानी कि गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। इन्हीं मरुस्थलों के स्थान पर अब हमने वेजिटेशन को बांटा है। यहाँ पर आपके सबके नाम आ जाएंगे। आएगा नहीं, आज आपको वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? ये जब इस टॉपिक का बात आएगी तब इसको पढ़ा देंगे। आधे बच्चे परेशान हो गए, पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, फोन में तो दिखाई दे रही थी, इसमें नहीं दिखाई दे रही, पीडी में आई नहीं। चलो पहली बात करेंगे जो पहले प्रकार के वन है हमारे। अच्छा पहले तो इससे पहले ये बताओ, भारत को कितने वन क्षेत्र में बांटा गया है, किसको पता है? 5 बताओ कौन कौन से? ये तो प्रकार है, प्रकार नहीं पूछे मैंने। भारत में वन क्षेत्र, भारत में कहाँ कहाँ वन क्षेत्र पाए जाते हैं? है राज्य में पूछ रहे, पूरे भारत में पूछ रही हूँ, मैं दिखा दे रही हूँ उसका स्टेट। बताना, पहले मैं भारत का मैप निकाल दूँ। आपको ये बताना है भारत में वो कहाँ मिलते हैं, ऐसी मैप निकाल लेना, ये वाला समझ लेना। ये है मिट्टी का, पर मैं अब आपको इसी में समझा दूंगी क्योंकि हम नहीं समझा तो मैं क्या कर सकते हैं। भारत में जो वन क्षेत्र मिलते हैं वो 8 मिलते हैं, 8 के नाम लिखते रहना। भारत में वन क्षेत्र हैं 8,
पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है आपका असम हिमालय क्षेत्र। सेकंड कौन सा होता है? पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है असम हिमालय क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद मालाबार क्षेत्र, चौथा मालाबार क्षेत्र, पांचवा अंडमान निकोबार क्षेत्र, पांचवा अंडमान निकोबार क्षेत्र। लिख लो। पहला पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा असम हिमालय, चौथा मालाबार क्षेत्र, पांचवा अंडमान निकोबार क्षेत्र, छठा सिंधु नदी क्षेत्र, सातवां गंगा नदी क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र, सातवां गंगा नदी क्षेत्र, आठवां दक्कन। हो गए पूरे आप? आठवां दक्कन क्षेत्र। छठा हो गया सिंधु नदी क्षेत्र, सातवां हो गया गंगा नदी क्षेत्र, आठवां हो गया दक्कन क्षेत्र, चौथा मालाबार क्षेत्र। और ऐसे ही मैप बना लो इंडिया का। वहां पर आप क्या लिखोगे? इसी को नाम लिख लो फटाक से। मैप बना के लिखो, नहीं तो बना लोगे? बना लो फटाफट। हाँ, सिक्किम क्षेत्र में तो आएगा आपका दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, सिक्किम, वो सॉरी पूर्वी में सिक्किम और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग, हाँ, जो पूर्वी हिमालय में है उसमें जो क्षेत्र आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको ये वाली वनस्पति मिलेगी। ठीक है, वो मिलेगी सिक्किम में और आपके दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में। इसमें आपका पूरा क्या होगा? हिमाचल लद्दाख वाला क्षेत्र छोड़ दोगे तो आपका जो जम्मू कश्मीर है और जो उत्तराखंड का कुमायूं और आपका जो हिमाचल प्रदेश है, तीनों ही प्रदेश आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर, HP हिमाचल और यूके उत्तराखंड। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल और कुमायूं हिमालय यानी कि आपका उत्तराखंड। वो पूरा ही आ गया ना क्षेत्र, उत्तराखंड पूरा ले लोगे तो गढ़वाल और कुमायूं दोनों ही आ जाएंगे। असम में लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सुरमा नदी घाटी। ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी घाटी क्षेत्र। मालाबार तो आपको पता ही है, केरल का तट पूरा। सुरमा नदी घाटी, पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर आपका पंजाब आ जाएगा, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान आएगा। ठीक है, राजस्थान के साथ आपका हरियाणा। सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र पढ़े हो ना, तो वही सिंधु नदी मैदान यानी कि सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी नदियां निकल रही हैं, अब नदियों के किनारे तो पेड़ पौधे लगे होंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिंधु नदी में। और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा? थोड़ा थोड़ा पार्ट उत्तर का MP वगैरह का क्षेत्र आ जाएगा। गंगा नदी तंत्र में इतना तो अंडरस्टूड है, कितनी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, तो भारत के ये 8 क्षेत्र हैं। मालाबार हो गया और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद पहले हम बात करते हैं पौधों पर, तो बाद में आएंगे। वनों का वर्गीकरण। भारत में वनों का वर्गीकरण किया गया है, तो वन के वर्गीकरण के आधार भी कुछ होंगे। क्या होगा बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का वर्गीकरण। किस किस आधार पर हम वनों को बांट सकते हैं बताओ अस्मित? तेज वनों का वर्गीकरण। नहीं आ रही है आवाज? आ रही है? तेज की आवाज आई? नहीं आई ना? बताओ। तेज आवाज, तुम्हारा नाम तेज है और तुम्हारी आवाज धीमी है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा वो हो जाता है, मेरे को भी बोलते हैं ना, धीरे नॉर्मल भी बोलूंगी तब भी लगेगा ना कि जैसे लड़ने के रूप में बोल रहे हैं। आवाज ही इतनी तेज है तो क्या करा जाएगा। और फिर पढ़ाते पढ़ाते आवाज तेज हो ही गई है। बताओ पांच प्रकार है। बताओ 5 ही बता दो तुम। कहाँ से देख ली हो ये 5 प्रकार? पहले बताओ। ये बंद करना है, और अगर कोई बंदा खोला, बच्चा खोला होगा, सर के बाद मैं नाम दे दूंगी, ठीक है? बस करो उसको। हाँ हाँ ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा हम जो तुमने बनाए हैं ना, ठीक, ये हम बनावट के आधार पे कर लेते हैं। बनावट के आधार पर ऐसे पौधे जिनके पत्ते चौड़े हैं और ऐसे पत्ते जिनके पत्ते कटीले यानी कि शंकुधारी हैं, तो बनावट के आधार पर आ गया। बड़े होते हैं जो कुछ छोटे होते हैं, ये बनावट के आधार पे आ जाएंगे। और बताओ जो अवस्थिति आएगी उसको, चलो तुम्हारे में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ। अवस्थिति के आधार पर यानी कि वो मानसून का अनुसरण कर रहे होंगे, तो ऐसे वन मानसून आधार पर, इन्हीं के भी फर्दर आगे अंदर टाइप हैं, इनको भी आगे डिफाइन किया गया है। और बता मैम कितना एरिया कवर किए वो, ये भी बता दिया जाएगा। और बताओ और कौन सा आधार हो सकता है? अब ये मत कहना मैम आपने 3 4 5, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वन किसके अंडर में आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं वन? बताओ। यानी कि प्रशासनिक आधार पर वन। वनों के लिए क्या संविधान में कोई बनाया गया है? संवैधानिक आधार पर वन। क्वालिटी में पढ़ लो। इसके अलावा कई वन ऐसे होते हैं जिस पर हम व्यापार कर सकते हैं, जिस पर हम व्यापार नहीं करते हैं, तो व्यापारिक आधार पर वन। ये पहले नोट डाउन कर लो, भारत में वनों का वर्गीकरण। और तो फिर अजीब वाले हैं, फिर मैं क्या पढ़ाना है सुना देंगे। उपयोगी वन, अनुपयोगी वन। उपयोगी वन कौन से हैं, अनुपयोगी वन कौन से हैं? ये अच्छा था। अच्छा चलो लिख लिया ये वनों का वर्गीकरण। पहला प्रशासनिक आधार पर। मेरे को ऐसे मत देखो, फटाफट लिखो।
लगती है? लिखते रहो तो थोड़ा एक्टिव रहता है। एक्टिव रहती हो। अब लिखना तो नहीं बनता है ना, लिख लिए स्वाति? चलो लिख लियो। तो पहला है प्रशासनिक आधार पर वन। प्रशासनिक आधार पर वनों को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन, तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। यानी कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। हिंदी वाले हिंदी वाले लिखो। पहला आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत, सुरक्षित और आरक्षित। आरक्षण से ही समझ में आ रहा है, यानी कि जब आप ट्रेन में जाते हो तो अपनी सीट पहले से रिजर्व करवा लेते हो, है ना? तो वो आरक्षण के साथ साथ सुरक्षित भी हो जाती है। उस सीट पर कोई बंदा नहीं बैठ सकता। अगर आपका क्या है, रिजर्वेशन कंफर्म है, तब तो वो आरक्षित में आ जाएगा। अगर आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो गया, आरएसी में आ गया, आरएसी चलता है ना, इसमें आरएसी तो कहते हैं, इसमें कोई भी एक सीट पर 2 लोग, यानी कि आपकी सीट सुरक्षित है, सुरक्षित हो गई ना वहां पर। आप बात नहीं करो। आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन पर पूर्णतः गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। आप उस वन में क्या कर सकते हो, आवाजाही नहीं कर सकते हो, अपने जानवरों को ले जाके चरा नहीं सकते हो, वहाँ के पेड़ पौधे तोड़ नहीं सकते हो। जैसे आपका टाइगर रिजर्व 4 एरिया आता है जहाँ पर आप जाते हो, वहाँ की कोई चीज छेड़ नहीं सकते हो। अगर आपने वहाँ कुछ जाके गंदगी फैलाई या पेड़ तोड़ा या वहाँ से पड़ा हुआ पेड़ भी उठा के ले आए, तब भी आपने कानून तोड़ा। समझ में आ गया? तो ऐसे वन 53% है भारत में। 53% टाइप की ऐसे वन है जो किस में आते हैं, आपके रिजर्व में आते हैं। रिजर्व की परिभाषा समझ में आ गई? ये वो वन है जहाँ पर क्या है, जो मानवीय क्रियाकलाप है वो अवैध है। अवैध मतलब नहीं की जा सकते, वहां आप कोई चीज वहां से ला नहीं सकते हो। दूसरा है आपका सुरक्षित वन। सुरक्षित वन 29% एरिया पर है। सुरक्षित वन वो वन है जो क्रियाएं यहाँ नहीं हो सकती हैं, वो क्रियाएं यहाँ तो हो सकती हैं, पर आप वन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने जीव जंतु को ले जाके चरा सकते हो। अगर वहाँ कोई लकड़ी टूटी पड़ी है, ये नहीं है कि उठाया और पेड़ से तोड़ दिया, तोड़ना नहीं है, सुरक्षित रखना है ना पेड़ पौधों को। इसमें गवर्नमेंट और आपके निजी क्षेत्र के निवासी दोनों ही क्या होते हैं, आपस में मेलजोल करके वनों की सुरक्षा करते हैं कि वनों में जो चीज क्या पड़ी होगी, नीचे पड़ी होगी, बस हम वही उठाएंगे। अपने जंतुओं को चराने ले जा सकते हैं तो इसकी अनुमति होती है, पर आप पेड़ पौधे तोड़ नहीं सकते हैं। आगे बात समझ में? तो सुरक्षित वन है, उसमें कितने परसेंट है आपके, 29%। ऐसे वन 18% है जिनको क्लासिफाई नहीं किया है, यानी कि नॉन क्लासिफाई आपके फॉरेस्ट है। और ऐसे वन में ये सारी एक्टिविटी हो सकती है। आप जा सकते हो, बात नहीं करो, आप जा सकते हो, पेड़ पौधे तोड़ सकते हो, अपने गाय भैंसों को भी चरा सकते हो, मतलब वन की कटाई क्या हो सके, अनुमति मिल सकती है। अब ये नहीं है कि आप उसका अंधाधुंध क्या करोगे, उसके लिए भी कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको फलाना काम के लिए चाहिए। तभी आप देखते हो ना, कई बार वनों में कटाई होती है, तो वो कटाई होती है, परमिशन ली जाती है, इलीगली आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में? अगला है आपका संवैधानिक आधार पर वन। संवैधानिक आधार पर वन हो गया, एक राज्य वन हो गया। ऐसे वन जो राज्य जिसको क्या करता है, अनुसरण करता है, जो राज्य के अंडर में रहते हैं, ऐसे वन है आपके 94, जिन पे सीधा सीधा कंट्रोल किसका होता है, आपके राज्य सरकार का होता है। ऐसे वन को हम कहते हैं राज्य वन। इन्हीं के आगे लिखते रहो और जो मैं समझा रही हूँ अपने दिमाग में डालते रहो। संविधान के आधार पर राज्य वन है।
में आपके वाणिज्य वन आ जाते हैं। ये व्यापारिक है और यहाँ वाणिज्य अलग होगा। ठीक है मैम, ये संविधान का पार्ट है? संविधान का पार्ट नहीं है, बस हमने इसको डिवाइड कर रखा है क्योंकि वन केंद्र सरकार के अंडर में भी आते हैं और वन आपके राज्य सरकार के अंडर। डिवाइड तो संविधान से किया है। हाँ, अब आप धारा अधूरा मत पूछने लगना मुझसे कि मैडम कौन सी धारा है कि कौन से अनुच्छेद में है। वाणिज्य वन ऐसे वन 5% होते हैं जो क्या होता है, किसी स्थानीय निकाय कोई भी हो सकता है, जिला पंचायत होती है, ग्राम पंचायत हो सकती है, उनके अंडर में अगर कोई वन आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या करते हो, व्यापार के उद्देश्य से उस वनों की कटाई कर सकते हो। अब आपको पता है वनों से क्या बनती है, औषधियाँ भी बनती हैं, तो आपको छाल भी लेनी है, पत्ते भी लेने हैं, तो क्या कर सकते हो, वो ऐसे वन को हम किसमें काउंट करेंगे, वाणिज्यिक वन में। और ऐसे वनों का प्रशासन कौन देख रहा है, आपका स्थानीय निकाय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, ग्राम लेवल पे भी हो सकता है और आपके नगर पंचायत लेवल पर भी हो सकता है। तीसरा है आपका निजी वन, ये 1% है। ऐसे वन जो बिल्कुल लोकल के हाथों में हो, यानी कि मेरी भूमि थी, मैंने अपनी भूमि पे क्या करा, वृक्षारोपण कर दिया और ये वन लगा दिए, तो अब इनको काटना और इनको रखना किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है ना। तो ऐसे वनों को हम किसमें ले रहे हैं, आपके निजी वन में। इनकी परसेंटेज कितनी है आपके, लगभग 1%, ये 5% और ये 94% आ गया। आप व्यापारिक आधार पे लिख लो, बता रहे हैं बहुत टफ है, मर्चेंट और मर्चेंटेबल और नॉन मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल और नॉन मर्चेंटेबल ऐसे वन, आप सुन लो, ऐसे वन जहाँ पर आप आराम से आवागमन कर सकते हो, उन वन को क्या कह रहे हैं हम, मर्चेंटेबल। और जो ऐसे वन जहाँ पर हम आवागमन नहीं कर सकते, बहुत दुर्गम इलाके में है, उनको कह रहे हैं हम नॉन मर्चेबल। और जो मर्चेंटेबल वन होते हैं, यानी कि क्या है, विपणय और अविपणय। जो विपणय वन होते हैं वहाँ पर आप व्यापार के उद्देश्य से गए, आपने अपना व्यापारिक काम, मतलब लकड़ी काटनी है, वन काटने, फर्नीचर के लिए लेना है या औषधि के लिए लेना है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र में क्या है, आराम से आवाजाही की अनुमति होती है, आवाजाही कर सकते हो। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आवाजाही नहीं हो सकती, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जाना दुर्गम होता है। यही पर्वतीय क्षेत्र बहुत अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ जाना असंभव होता है, तो उसको हम कह रहे हैं नॉन मर्चेंटेबल, यानी कि यहाँ पर आना जाना भी नहीं है। और जो व्यापारिक दृष्टि से होते तो मजबूत है, पर जब वहाँ जा ही नहीं सकते तो क्या व्यापार करोगे। अगर हम किसी को व्यापार के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर सुगम स्थान होना चाहिए, यानी कि हमारे आवाजाही आराम से हो सके, ताकि हम पेड़ काटें और वहीं से पेड़ काट के हम अपनी किस में रख लें, गाड़ी में रख लें, पोर्टेबल हो। जहाँ से पोर्टेबल ही नहीं है वहाँ से आप क्या ला सकते हो, पेड़ काट लिया, अब 4 लोग 10 लोग अपने कंधे पे लेकर आ रहे हैं तो क्या ये सुगम तरीका है, नहीं ना। तो इसीलिए व्यापार की दृष्टि से ऐसे जहाँ पर हम आराम से आवागमन कर सकते हैं, वहाँ से हम अपने व्यापार का काम कर सकते हैं। जहाँ हम आवागमन ही नहीं कर सकते, ऐसे दुर्गम इलाके जो पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं, उनको कहते हैं नॉन मर्चेंटेबल क्षेत्र या वन। एग्जाम्पल कौन सा दूँ, एग्जाम्पल तुम खुद ही इतने समझदार हो, क्या बताओ। जैसे आप पहाड़ों के 1500 किलोमीटर तक आराम से जा सकते हो, और वहाँ पे गवर्नमेंट है, अरे 15 मीटर, 2.5 मीटर, 250 या 2,500, 3,000, 4,000 तक जा सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है। ठीक, अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, और ये सोचो, आप सुन लो, यहाँ तो तुमने ये कह दिया कि हम पहाड़ी क्षेत्र पे ऐसे करेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या आना जाना आराम से है, मैंग्रोव क्षेत्र भी आपके किस में आएंगे, इसी में आएंगे। ठीक है, नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट में, खेत नहीं, फॉरेस्ट क्षेत्र। मानव तो आप पूछो नहीं, मानव कहाँ कहाँ चला जाएगा, ये लिख लियो।
अब लिखो मानसूनी आधार पे वन। मानसूनी आधार पे वन सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन और कटीले वन। मानसूनी आधार पे लिखो, पहला लिखो सदाबहार वन, सदाबहार के बाद लिखो मानसूनी वन, मानसूनी वन के बाद लिखो शुष्क वन। मानसूनी का ही पार्ट मानसून अभी बताएंगे, मानसून का पार्ट अलग है। मानसूनी वन के अंतर्गत आता है, यानी कि आपके भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है ना। पर्णपाती जो आपके शुष्क बनाएंगे वो पर्णपाती होंगे, और जो मानसूनी आधार के वन होंगे वो अर्ध पर्णपाती वन होंगे। ठीक है, अभी डिफाइनिंग को तो आगे बढ़ाना है, जो आपकी वो पूरी टेबल थी जो गायब हो गई है, अब जो सारा बोर्ड पे पढ़ोगे वो यही है। अगला क्या लिखा है इसमें, कटीले वन लिख दिया, शुष्क वन, उसके बाद शुष्क मानसून कटीले लिख दो, चौथा लिखो कटीले। बनावट के आधार पे शंकुधारी वन और चौड़े पत्ती के वन। बनावट के आधार पे चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वन, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यही सारे वन हमको क्या करने हैं, पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। सब आएंगे, सब आएंगे। हाँ, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसको आप कहोगे बिगर, विरल वन। ठीक है, आ जाए हम भारत में वनस्पतियों के प्रकार, यानी को ऐसे भारतीय वनस्पतियां, हेडिंग डालो भारतीय वनस्पतियां। अब यहाँ पर 2 लाइन लिख लो प्यार से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ कुछ चेहरे होते तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे होते हैं ना, ऐसा लगता है बोझ ये बैठे हैं, पढ़ाने में मजा नहीं आता। आधे से ज़्यादा जो तो मेरे सजा देके खत्म हो जाता होगा, ऐसी बात। चलो पहली बात कर रहे हैं भारतीय वन की। ठीक है, इसमें 2-3 लाइन है, पहले वो लिख लो। भारत में प्राय भारतीय वन प्राय, हाँ भारतीय वनस्पतियां लिखो, भारतीय वनस्पति प्राय भारतीय जलवायु का अनुसरण करते हुए, भारतीय जलवायु का अनुसरण करते हुए, लिखाने में स्पीड बहुत कम है लोगों की, टॉपिक के लिए 1 दिन या 2 दिन लिखते हैं, है ना, इसलिए लिखाना नहीं हो पाता है। भारतीय जलवायु का अनुसरण करते हुए अपने आप को उसके अनुसार ढालती हैं, अपने आप को उसके अनुसार ढालती हैं। चूंकि भारत उस कटिबंधीय क्षेत्र में, चूंकि भारत उस कटिबंधीय क्षेत्र में तथा मानसूनी जलवायु के साथ है, तथा मानसूनी जलवायु का अनुसरण करता है, तथा मानसूनी जलवायु का अनुसरण करता है। जहां वर्षा कितने महीने होती है, 4 से 5 महीने, इससे ज्यादा नहीं होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जोड़ लो। आती तो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी रहती है, पर हम मानसून की बात कर रहे हैं, तो मानसून यहाँ पर 4 से 5 महीने तक रहता है। ठीक है, लिखे क्या हो ये बताओ मुझे जरा। जहाँ वर्षा 4 से 6 महीने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही करो वो ठीक है। 4 से 5 महीने, हाँ, एक ही दिन हो गए, दूसरा एक दिन हो गया, तीसरा एक दिन, ये सब गिने जाते हैं, मेन है सब गिने जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 महीने की अवधि
जहाँ वर्षा 4 से 5 महीने की अवधि में 4 से 5 महीने की अवधि में वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जिसके चलते वो अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप, ये लिखना, ठीक है, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप भारत में वनस्पतियों की प्रजाति भिन्न भिन्न पाई जाती है। जिसके कारण भारत में वनस्पति की प्रजाति में भिन्नता पाई जाती है। प्रजाति में भिन्नता पाई जाती है। इसकी यह भिन्नता वनस्पति का अपने वातावरण के साथ अनुसरण वनस्पति का अपने वातावरण के साथ अनुसरण कर अपने आप को उसी परिस्थिति में ढाल लेने के स्वरूप उत्पन्न होती है। अपने वातावरण का अनुसरण कर उसी के अनुसार स्वयं को ढाल लेने, के कारण यह प्रवृत्ति प्रकट होती है। अर्थात इस आधार पर भारतीय वनस्पति को निम्न प्रकार बांटा गया है। पहला लिख लो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इंग्लिश वाले लिखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तुम लोग मुझसे लिखवाते हो, मैं लिखवाने पता नंबर 1 आलसी हूँ, लिखना नहीं चाहती हूँ मैं। कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको लिखोगे आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जगह छोड़ के क्या आगे लिख लेना, क्या लिखो हमको कुछ विशेषता इनकी। दूसरा लिखो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या अर्ध पर्णपाती वन, दोनों ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। अर्ध सदाबहार वन या अर्ध पर्णपाती वन, वो कहाँ से लेगी बीच सोच के। पहला लिख दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा लिखो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तीसरा लिखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला लिख लो शुष्क वन, या मरुस्थलीय वन या कटिलीय वन, कुछ भी लिख सकते हो। शुष्क वन स्लैश करके लिख लो कटिलीय वन। इसको लिखो एरिड फॉरेस्ट, इंग्लिश में एरिड फॉरेस्ट। सब बता रहे हैं। एरिड लिख दिया, चौथा हो गया। इसके बाद देखो माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि पर्वतीय वन। कोई नहीं, आज नहीं दिखा पाई तो कल देखती हूँ क्या कमी रहेगी इसमें, कल दिखा दूंगी। इसके बाद लिखो मैंग्रोव वन।
अगला लिखो मैंग्रोव वन। हो गए 6 प्रकार। मैंग्रोव 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 को स्लैश करके लिख लेना ज्वारीय वन। मैंग्रोव को स्लैश करके लिख लेना ज्वारीय वन। बात करें अब हम एक एक वन की। पहला वन कौन सा बोला है हमने? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहले इन वनों की विशेषता आप ये बताओ, लिखोगे पॉइंट पॉइंट लिख लेना, बस मेन मेन पॉइंट लिख देना, बाकी मैं जो समझा रही हूँ लिखा हुआ तो मिल ही जाता है, ठीक है। तभी लिखे हुए पूरा पूरा भी नहीं लिखा होता है। आज चीजें मैम लिखती हूँ तो चली जाती है, फिर मैम इधर डालती तो होता ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज पीडीएफ की होती है, कुछ चीज मेरे खुद की होती है। गूगल पे सब लिखा मिल जाता है। वेरी गुड गूगल बाबा। पहली बार ये वन उस क्षेत्र में पाए जाएंगे जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक। 200 कहीं 200 लिखा होगा, कहीं 250 लिखा होगा, तो आपका सीधा सीधा पॉइंट है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या इसके आसपास रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। बहुत पहुंचेगा तो 23-24 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा। तो एवरेज है 22 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इन वनों की साथ में विशेषता क्या होगी? कैसे होंगे? चौड़े होंगे। इनके पत्ते कैसे होंगे? मैं बार बार लिखूंगी नहीं, अपने आप लिखते रहना, मैं बोल दूंगी, डिस्टर्ब होता है मुझे लिखने में। इनके वन क्या होंगे? चौड़े होंगे, पत्तियां अधिक चौड़ी होंगी, पौधों की जड़ें अधिक चौड़ी होंगी। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो क्या होगा? 20 मीटर से लेकर 65 या 70 मीटर तक इनकी ऊंचाई होगी। 20 मीटर से लेकर 70 मीटर तक इनकी ऊंचाई होगी। ऐसे समझ लो, एक चित्र बना के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर फिर एक पौधा होगा। कभी कभी देखते हो ना, बहुत घने घने पौधे दिखते हैं, तो इनकी सघनता इतनी ज्यादा होगी, छोटा पौधा उसके ऊपर बड़ा पौधा, उसके ऊपर और बड़ा पौधा। कभी कभी पौधों के ऊपर ही अंदर पौधे बनते जाएंगे और अपने आप को क्या करते जाएंगे? ग्रो करते जाएंगे। तो यहाँ की जो विशेषता होगी इन वनों की, ये वन प्रायः बहुत घने होंगे, इतने घने होंगे कि सूर्य का प्रकाश नीचे धरातल तक नहीं जाएगा। पत्तियां मिली गई है, चौड़ी है, उसके साथ लिखो ये वन घने होंगे। ऊंचाई लिख ली। दूसरी विशेषता लिखो, पौधों के ऊपर पौधे, यानी पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ चढ़ते हैं, सीढ़ीनुमा बनाएंगे। चाहूं तो चित्र बना लो, पहले छोटा पौधा, उसके ऊपर बड़ा पौधा, फिर उसके ऊपर और बड़ा पौधा। जड़ें कैसी होंगी इनकी? बहुत गहराई में होंगी। इनकी जड़ें विशेषता दूसरी है, इनकी जड़ें बहुत अधिक गहराई में नहीं होती हैं। पेड़ों की जड़ें बहुत मोटी होंगी, पानी की मात्रा अत्यधिक होगी, मोटी के साथ साथ कठोर भी होंगी। आर्थिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो बोल रही हूँ ना, सब लिखते जाना, मेरी तरफ ही मत देखते रहना, देखते देखते लिखते भी जाओ। क्या है? पेड़ कैसे होंगे? अत्यधिक मोटे होंगे, यानी कि तना कैसा होगा? बहुत मोटा। ऐसे पतले पौधे पेड़ की तरह नहीं होगा जो ऐसे लिया और पेड़ को गले लगा लिया। इस पेड़ को गले लगाने में भी क्या होगा? आपको अपने हाथ भी बहुत बड़े करने होंगे। छोटे छोटे पेड़ की तरह नहीं। आम के पेड़ की जड़ देखो अगर, तो कैसे होंगे? जड़ ऐसे कवर कर लेते हो क्या अपने आप को? नहीं कर पाते हो ना। सेम सोचो, उससे भी दुगने तिगने होंगे। ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलेगा? ये प्रायः क्षेत्र आपके मालाबार क्षेत्र, भारत में ऐसा क्षेत्र मालाबार क्षेत्र, असम, मेघालय, केरल तक। पूर्वोत्तर भारत में ले लो आप, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारा इसी क्षेत्र में आ जाएगा। हो गया? आप अगर बात करें सदाबहार वन के कुछ नाम हो
गाने सुने हैं? सदाबहार गानों में ही सदाबहार नाम बताओ सदाबहार बन के एक आध सुने हो? नहीं सुने हो? मेहरोली सदाबहार है। मेहरोली मेहरोली है। मेहरोली मेहरोली सदाबहार बन में मेहरोली मेहरोली बन मेहरोनी ये नाम है बेटा। सदाबहार पेड़ के नाम पूछा जाएगा ना, एक तरफ वन दे दिए जाएंगे और एक तरफ पूछा जाएगा ये पर्णपाती वन की विशेष। हाँ पहला लिखो मेहरोनी वन। दूसरा और बताओ, दूसरा कौन सा होगा? कटहल। कटहल सदाबहार वन है या नहीं? सदाबहार का पौधा है या नहीं ये बताओ? कटहल सदाबहार है नहीं? है। कटहल लिखो, कटहल सदाबहार है। कटहल कभी अपने पत्ते नहीं गिराता है, इसकी विशेषता यही है। अभी तुम कह रहे पर्णपाती क्या होते हैं, सदाबहार क्या होते हैं? सदाबहार वन वो वन होते हैं जो कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, क्योंकि ये अमीर है ना, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। अपने आप को जीवित रखने के लिए इन्हें पत्ते नहीं गिराने होते, क्योंकि पत्तों का क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है वाष्प को उत्सर्जन करते हैं। पत्ते अपनी वाष्प को नमी को क्या करते हैं, वो पत्तों से भी सूर्य क्या करता है, अपनी नमी लेता है। तो जब सूर्य की पत्तों की नमी निकल जाती है तो वो पेड़ से लेना शुरू करते हैं। अपने आप को जीवित रखने के लिए पत्ते क्या करते हैं, पेड़ से जल लेते हैं। तो पेड़ अपने आप को जीवित रखने के लिए उन पत्तों को गिरा देता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे पत्ते, ना मेरी यहाँ की नमी जाएगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए अब इनमें क्या होता है, पर्याप्त भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है, तो जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी नमी को भूमि से प्राप्त करते रहते हैं। तो ये पौधे अपने पत्ते कभी नहीं गिराते, इसलिए इनको कह रहे हैं हम सदाबहार। एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिख लिए, बाकी और है वो आपका होमवर्क है। एक तरफ लिस्ट बना के आओगे सदाबहार वन के पेड़ की। हम कहाँ से लाएंगे? गूगल। अरे मैं तो गूगल से मिसवाड़ नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, करके लाओगे। कोई देखो मैं तो नोट्स दूंगी, थोड़ा अपने आप ही क्या करोगे। अगला लिखो सदाबहार वन, एक कटहल लिखवा दिया, दूसरा मेहरोनी लिखवा दिया। अगले आपको खुद सर्च करके लाने हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। दूसरा उष्णकटिबंधीय, पढ़ लो। एक दिन ट्रेन छोड़ सकती हो तुम, बस भी जाती है, ट्रेन नहीं चलती थी, बस से भी आती थी। क्या और ट्रेन अभी होगी भी नहीं। ट्रेन कितने बजे तुम लोगों की? अब 10 मिनट और रुको फिर चले जाओ। जाओ अच्छा, तुम लोगों के ट्रेन के टाइम की बहुत है। जाओ ट्रेन आज वहाँ पर एप्लीकेशन दे देना रेल विभाग में, कहना हमें अपने कोचिंग छोड़ के आने पड़ते हैं, आप जरा अपना टाइम का रेल का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है? हैं? कभी कभी अच्छा वो लखनऊ से आते उससे जाते हो? अरे वही लखनऊ से आती है जो शक्ति नगर से आती है। लखनऊ बीच में पड़ता है त्रिवेणी एक्सप्रेस से, ठीक है? जाओ लिखो। दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं यहाँ, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, इन्हीं को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। क्योंकि अधिकतर तो भारत में मानसूनी जलवायु है, तो वन भी कैसे प्रकार के, मानसूनी प्रकार के हैं, ठीक है? अब इन पहले इनकी थोड़ी सी विशेषता लिख लो। ये वन प्रायः मानसून का अनुसरण करते हैं। ये वन प्रायः मानसून का अनुसरण करते हैं, अर्थात अब देखो अपने पास का नेचर जरा देखते रहना। अक्टूबर हो गया, जैसे ही अक्टूबर जाएगा नवंबर दिसंबर आएगा तो पेड़ पौधों पे देखना पत्ते नहीं रहेंगे, ठीक है? और जब तक मानसून नहीं आता है, जब तक यहाँ पर पत्ते नहीं रहते हैं।
मेरी फ्रेंड का अभी ज्वाइन हुई है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो कह रही मतलब नाम लेके मेरा, यहाँ पर बहुत हरियाली है बहन, बहुत हरियाली है। मैंने कहा भाई मानसून है ना इसलिए हरियाली है, जरा मानसून जाने दे उसके बाद मुझसे बात करना कि कितनी हरियाली है। अगर तुझे पेड़ पर एक पत्ता दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो बड़ी खुश हो रही थी, बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली है। मैं कहा अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मानसून जाने दो, फिर पता चलेगा कि कितनी हरियाली वहाँ पर है। तो जिसकी बात हम कर रहे हैं ये अर्धपर्णपाती वन है। तो अर्धपर्णपाती वन आपके मेनली तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे। कैसे? जो यहाँ पर क्या होगी, लगभग महीने में 2 या 3 महीने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्ते गिराते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में तो नमी की मात्रा पर्याप्त मिल रही है। पर जब धरातल में यानी कि भूमिगत जल में ही क्या होगा, स्तर नीचे चला जाएगा, तो इनको अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या नहीं मिल पाएगा। और एक पढ़ोगे पर्णपाती वन, वो पर्णपाती वन पूर्णतया क्या करेंगे, अनुसरण करते हैं वर्षा का। ये वर्षा का अनुसरण तो करते हैं पर उतनी क्षेत्र में नहीं करते। ये कहाँ मिलेंगे आपको, शिवालिक के गिरिपाद पर। तो शिवालिक के गिरिपाद यानी कि अगर ये शिवालिक बनाया हुआ है तो गिरिपाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र होगा ये आपको किसका मिलेगा, अर्धपर्णपाती वन का। ठीक है, और कहाँ मिल रहे हैं आपको, तराई क्षेत्र में। लिख लो, लिखा क्या था इसमें, मानसून का अनुसरण करते हैं तथा मौसम के शुष्क होने पर ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन प्रायः तराई क्षेत्रों में, इस प्रकार के वन प्रायः तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। टाइप लिखना है तो टाइप लिख लो, सागौन, शीशम, चंदन, साल, आम, तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। अर्धपर्णपाती वन की बात कर रही हूँ, पर्णपाती वन की बात नहीं कर रही है। ठीक है, सागौन, शीशम, चंदन, आम, महुआ, ये सारे टाइप हैं। पर्णपाती, ठीक है, ये अर्धपर्णपाती और पर्णपाती दोनों में ही काउंट होते हैं। ठीक है, और एक अर्धपाती में अगर देखोगे तो कोल, विशेषकर कोल, और एडलर, कोल और एडलर विशेषकर अर्धपर्णपाती में आते हैं। मैम ये उदाहरण है। हाँ, अर्धपर्णपाती, ये रख दो महाराज। मैम ये साइंटिस्ट का नाम है? नहीं, पेड़ के नाम है, अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम नहीं है, ये रासायनिक नाम जो बोलते हैं पेड़ के। ये है ना अर्धपर्णपाती। हाँ, दूसरी पत्ती बनती है अर्धपर्णपाती, फिर पर्णपाती आएंगे। बात नहीं करो, लिख लिया। अब लिखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अर्ध जो कोल और एडलर था, ये वन प्रायः वर्षा का अनुसरण करते हुए मानसून के आने के टाइम पर, मानसून के आगमन के समय इन वृक्षों पर पत्ते आ जाते हैं तथा मानसून के जाने के पश्चात, मानसून के आगमन के समय इन वृक्षों पर पत्ते आना शुरू होते हैं तथा मानसून के जाने के साथ, अब ये नहीं है जैसे मानसून के तुरंत पत्ते चढ़ गए, मानसून के जाने के साथ
गिरा देते हैं। ये पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन समझ में आया नहीं? क्या बताओ? वर्षा कम होती है फिर गिराती क्यों है? हो रही है ना, पानी मात्रा कम हो रही पानी है। कम हो जाती है, उनकी जड़ों को नहीं जब आवश्यकता होती है। ठीक है, सुनो। जैसे ही बात सुनते रहो। जब मानसूनी टाइम आता है तो भूमि का जल का स्तर बढ़ जाता है और मिट्टी क्या होती है? नमी रहती है। इन पौधों को पर्याप्त पानी किससे मिल रहा होता है? धरातल से मिल रहा होता है पर्याप्त पानी। जैसे ही मानसून क्या होता है? जाता है, नमी सबसे पहले ऊपरी सतह की नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इन पौधों की जड़ें इतनी तो नहीं होती है, बहुत गहरी भी नहीं होती है, बहुत एकदम धरातल पे नहीं होती है, थोड़ी गहरी होती है। अब ये पेड़ क्या करेंगे? पौधे को अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पौधों पे जो पत्तियां लगी होती हैं वो क्या करती हैं? पानी जो ग्रहण करती है उसका वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन करती है। यानी कि पत्तियों में जो नमी होती है वो नमी किसमें चली जाती है? सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाष्प में बदल जाता है। अब जब ये वाष्प में इनके पत्तियों पे जो पानी है वो वाष्प में बदल गया, अब इनको अपने आप को जीवित रखने के लिए पौधों की जड़ों से पानी लेना होगा, तो ये पौधों की जड़ें से पानी लेने का प्रयास करती हैं। अगर ये पौधों से पानी लेंगी तो पौधे को कहाँ से मिलेगा? तो पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए इन पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। तो जो पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? पर्णपाती वन या पर्णपाती वर्षा वन। आगे बात समझ में? क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि पत्तियां क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं, जिस कारण ये पत्ते अपने आप को पौधे पत्तों को गिरा देते हैं। अब लिख लो, लिख के क्या हो? मैम इसके उदाहरण ही बता दिए। महुआ लिखा, आम भी इसी में आता है। सागौन, चंदन, पीपल भी इसी में आता है। जितने पत्ते तुम आसपास देख रहे हो सब इसी में आते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है? विशेषता लिख ली बेटा ये वाली? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अर्धपर्णपाती वन जो अधिकतर तराई क्षेत्रों में मिलेंगे। तापमान लिख लो, इसका तापमान लिखोगे तो वर्षा की मात्रा तो पहले लिख लो, कितनी होगी? 70 से 100 के बीच में होगी। वर्षा की मात्रा 70 से 100 के बीच में। तापमान 30 से 35 के बीच में रहेगा। 30 से 35 के बीच में। जो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जो आपका दक्कन का क्षेत्र है, जो आपका झारखंड का क्षेत्र है, जो आपका बिहार का क्षेत्र है, संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र आएगा वो किस में आ जाएगा? आपके सॉइल लगा हुआ है पर इसी में समझ लो। जितना भी ये वाला क्षेत्र होगा सब किस में आ रहा है? आपका पर्णपाती वन में। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्र पे इसी प्रकार के वन कौन से? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इन वनों की विशेषता लिखो। पौधे अत्यधिक ऊंचे नहीं होते। पौधे अत्यधिक ऊंचे नहीं होते। कितने होंगे फिर? 30-40 मीटर तक के हो सकते हैं। 30 से 40 मीटर तक के। उसके बाद सघन ना होगी, विरल होंगे। कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। सघन ना होके विरल होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? अपने आप को स्वयं को बचाने के लिए सेल्फिश प्रवृत्ति के होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो सेल्फिश हुए ना, कैसी प्रवृत्ति है इनकी? सेल्फिश प्रवृत्ति।
और ये सरफेस प्रॉपर्टीज में कैसे आई है? वर्षा आपके भूमि में जल की मात्रा के कम होने के कारण या मौसम में आर्द्रता कम होने के कारण। अगला कौन सा था? तीसरा चौथा पॉइंट शुष्क। चलो शुष्क लिख लो। टाइम नहीं हुआ है अभी, 1:10 हुआ है, 20 मिनट है। हमने लेट शुरू किया था। हमने लेट शुरू नहीं किया था, सर ने लेट छोड़ा था। मिजान सर ने 12:20 में क्लास छोड़ा था, है ना? तो मेरे पे दोस्त मत दिया करो। अगर क्या हुआ 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो ना। अब मुझे नहीं पता कि 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया कि टाइम पे क्लास स्टार्ट करी है, लेट हुई है। ठीक है, फिर सर ने 12:20 पर क्लास छोड़ी है। चलो लिखो शुष्क बल। शुष्क बल या इनको लिखो। इन बलों की विशेषता प्रायः ये कटीले होते हैं। इन बलों की विशेषता प्रायः यह कटीले होते हैं। कटीले होने का कारण अधिक तापमान, कटीले होने का कारण अधिक तापमान तथा कम वर्षा। कम वर्षा का मतलब कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से कम। हाँ, अधिक तापमान तथा कम वर्षा के कारण ये पौधे अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? कांटों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कटीले पौधों में उनकी पत्तियों के प्रकार क्या होते हैं? जो उनके कांटे होते हैं वही उनकी क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। क्योंकि पता है ना आपको कि जो वनस्पति है वो अपने आप को जलवायु के अनुसार ढालती है। अब जब इसने अपने आप को जलवायु के अनुसार ढाला तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा कैसी थी? कम थी। तो ये सेल्फिश पूर्णतया सेल्फिश नहीं हुई। इसने अपने पत्तों को क्या करा? इस पौधे ने अपने पत्तों को कांटे का रूप दे दिया। क्यों? अब मान लो कहीं ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर जीव हैं, उन लोगों को पौधे नहीं मिल रहे हैं, पत्ते खाने के नहीं मिल रहे हैं, तो ये पेड़ भी खा सकते हैं ना, मुलायम होते हैं, कैक्टस वगैरह मुलायम होता है ना, तो आराम से इसको खा लिया जाता। जब इसको आराम से जानवर खा लेते तो क्या ये अपने आप को जीवित रख पाते? अब इनके कटीले होने के कारण इनको जानवर नहीं छूते। आगे बात समझ में? तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पत्ती को क्या करा इन्होंने? कांटों में परिवर्तित कर लिया। आगे बात समझ में? अब लिख लो लैंग्वेज क्या लिखे हो? उसने लिखा अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यह एक प्रकार से इनकी जीवों से रक्षा करती हैं। जीवों मतलब जो आपके जलीय जंगली जंतु होते हैं, उनसे इनकी रक्षा करती है। उदाहरण लिख लो कटीले बल के। बबूल, रीठा, बेर। अच्छा देखो ये बेर रीठा जो भी है ना, ये आपके पर्णपाती में भी आते हैं और इनमें कांटे भी होते हैं, तो कटीले में भी आते हैं। और जो आपका वो एक होता है, वो फल लगता है उसको वाइट करौंदा लगता है ना, वाइट और रेड होता है। करौंदा भी किस में आता है? कटीले। उसमें भी कांटा होता है ना, वो भी किस में आता है? आपके कटीले। तो इसके एग्जाम्पल तो बहुत आराम से दे दोगे आप लोग। करौंदा हो गया, बेल हो गया, बेल में भी कांटे होते हैं। उसके साथ आपका रीठा हो गया, बबूल है, उसमें भी कांटे हैं। और कौन सा है? कैक्टस तो ऑलरेडी आई। बेल, ठीक है, वो मनुष्य के लिए आ रहा है। बेल और बेल दोनों ही है। इसके बाद लिख लो मैंग्रोव। हाँ, मैंग्रोव लिखो। ये चीजें समझ में आ गई? वनस्पति। अच्छा यहाँ पर जहाँ पर आपको पूर्ण पर्णपाती वन बताए थे, वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी बताई है? 70 से
100 के बीच में, और ऐसे ही में आपको ग्रीन घास के मैदान में मिलते हैं। समझ में आएगा? तो एक वन की विशेषताएं कैसे लिखोगे, यहीं पर थोड़ा अगर ऐड करना चाहो तो ऐसे लिख लो। वन जो है कैसे थे, दूर दूर थे पेड़ पौधे, और ये दूर दूर पेड़ पौधों के साथ साथ बीच में क्या हो रहे हैं, आपके घास के मैदान पाए जा रहे हैं। ये लिखने में आपके अर्धपर्णपाती वन में जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैदान के साथ साथ क्या पाए जा रहे हैं, वो घास के मैदान के साथ बीच बीच में आपके पौधे पाए जा रहे हैं। उसी में ऐड कर लेना, पर्णपाती में ऐड कर लेना, स्पेस अगर छोड़ा हुआ तो, नहीं तो अपना यहाँ पर टॉप पे ऐड कर लो। अर्धपर्णपाती वनों में प्रायः घास के मैदान भी पाए जाते हैं। बहुत सॉरी, पर्णपाती में। अब लिखो मैंग्रोव वन। पहले इनकी विशेषता लिख लो, फिर मैं इसको समझाऊंगी। पहले मैंग्रोव वन की विशेषता लिख लो। यह वन प्रायः दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बोल क्यों रहा पीछे, तुम मत बताओ, बाहर बता देना जाके। मैंग्रोव लिखो, ये वन प्रायः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सागर का खारा पानी, यह वन प्रायः दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां सागर का खारा पानी तथा नदियों का मीठा पानी आके मिलता है। आज बस यही बोर्ड काम में आया, बाकी कुछ नहीं चला। आज सिर्फ यही चला, बाकी कुछ नहीं चला। जहाँ पर नदियों का मीठा पानी तथा सागर का खारा पानी यहाँ पर मिलता है। ठीक है। इन बड़ों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, इन बनों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धरातल के ऊपर आती हैं। इन जड़ों की इन बनों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं तथा इनकी छाल क्षारीय होती है, तने मजबूत होते हैं, वन के प्रकार में लिखना चाहो। अच्छा, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? कितनी कम होगी? बस इतनी होगी जितनी ये है, और इससे ऊपर नहीं जाती। तो कितनी होगी ये? 10 फीट होता है। अगर मीटर में लिखोगे तो कितनी लिखोगे? ये 10 फीट में नहीं होगा, ये 7 से 8 फीट। मीटर में कितना लिखोगे? मीटर में फुट बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 3 फीट 15। ठीक है, तो लगभग इनकी जो मीटर में ऊंचाई होगी 20 से 30 होगी, इससे ज्यादा नहीं होती है। 20 से 30 मीटर है। तने मजबूत होते हैं तथा छाल इसकी छाली होती है। लिख लिया? बस इन पौधों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर लिखो। जड़ें तो लिखे ही हुए हो, अब इसको समझ लो। यहीं पर समझा दूं या अलग से बोलूं? सुनो, ऐसे बना लो। ये एक्चुअल में इसकी क्या है? जड़ है। क्या बताया था मैंने? मैंग्रोव
पौधों की जो जड़ होती है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं। तो जब आप यहाँ जाओगे मैंग्रोव, तो आपको ये जड़ें ऐसे ही दिखेंगी। अब ये बताओ, ये वाला क्षेत्र मनुष्य के लिए आगमन के लिए आरामदेह होगा? ठीक है। जो भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अधिकतर क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नाम के वन, जिसके नाम पर इनको सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी वन की ये विशेषता है जो मैंने आपको बताई है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे? जो जहाँ नदी का मीठा पानी और सागर का खारा पानी आके मिल रहा होगा, इस प्रकार के वन को हम मैंग्रोव वन कह रहे हैं। भारत में जो मैंग्रोव वन की प्रकृति या प्रजाति में पाया जाता है वो आपके पाए जाते हैं सुंदरी वन। सुंदरी वन की ये विशेषता है, ये क्या कर रहे हैं? आपके जड़ों को अपना ऊपर लेके आते हैं। इनकी जड़ें ऊपर होने के कारण स्थल के लिए, मतलब मार्ग में चलने के लिए मनुष्य तो यहाँ जाएगा नहीं। जैसे ही आप अपने पैर धरातल पे रखोगे, एक आवाज आएगी, आ। क्यों आएगी? नीचे से पेड़ की जड़ आपके पैर में चुभ जाएगी। बंगाल टाइगर सुने हो? बंगाल टाइगर सुंदरी वन में पाया जाता है, और जिसको यहाँ पर आवागमन में क्या होती है? बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि शेर के जो नीचे जो पैर होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। वो अपनी पगडंडी बनाता है, उसी पर चलता है। ना वो ज़्यादा कठोर पे चलेगा, ना वो ज़्यादा जहाँ लकड़ियाँ होंगी वहाँ नहीं चलेगा, एकदम चुप जाएगा, उसके मुँह से निकलेगी आ। समझ के आगे? तो मैंग्रोव वन का ये बना लेना। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जो जड़ होती है वो धरातल से ऊपर होती है। कल हम बात करेंगे आपके, अभी तो 8 मिनट है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। है भूकंप की तीव्रता को कम कर सकते हैं, पर इतनी तेज नहीं करेंगे। क्यों? ये सुनामी को रोक लेते हैं, सुनामी को रोकते हैं और तट को सुरक्षित करते हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, जरा करो। इससे पहले मिट्टी पूरी हुई थी, एक जगह लिखो मिट्टी और एक जगह लिखो विशेषता। क्योंकि पर्वतीय वन स्टार्ट हो रहा है, पर्वतीय वन खुद एक विशाल तरीके की क्वालिटी रखता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, जैसा मानसून होगा, जैसे मानसून नहीं होगा, जैसे वर्षा की मात्रा होगी वैसे ही आपको वनस्पति पाई जाएगी। अगर ठीक उस कटिबंधीय क्षेत्र में, और अभी शीतोष्ण नहीं पढ़ाया ना, कल शीतोष्ण पढ़ोगे। आप क्वेश्चन लिखो, पहला लिखिए, एक तरफ मृदा लिखी है, दूसरी तरफ विशेषता लिखी। मृदा के जितने नाम है सारे लिख लो अपने लाइन से फटाफट, याद है ना? लिखो, सारी मृदा के नाम लिख लो अपनी तरफ, विशेषता मैं बोलूंगी, मेरी तरफ मत देखो, चाहे कैसे भी लिखो, बस मुझे बता देना। मैं विशेषता बोलती जाऊंगी, आपको पहचान के उसी के आगे लिखना है। पहचान के मतलब समझ रहे हो? मुझे बोलोगे कि ये इस मिट्टी की मृदा है, वो इस मृदा की विशेषता है। और कौन सी चीज लिखिए? रेगो बोलो पहली। अब मैं पहली विशेषता बोल रही हूँ, इस मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। अब ये मृदा का नाम बता दो मुझे। लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, देखो उसी के आगे निक्षालन प्रक्रिया द्वारा निर्माण, निक्षालन प्रक्रिया द्वारा निर्माण। दूसरा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। बताओ, स्वतः जुताई वाली मिट्टी जितनी मिट्टियां हैं, एक मिट्टी का नाम बता दो। हाँ, काली मिट्टी लिख लो। ये काली मिट्टी की विशेषता है कि इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस मिट्टी में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो पानी को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। मानसून यानी कि वर्षा के टाइम पे एकदम चिपचिपी फिसलन वाली हो जाती है। जब मौसम शुष्क होता है तो नमी से चली जाती है और चटकन दिखने लगती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मृदा को जोता गया है। इसलिए इस मृदा को कहते हैं स्वतः
केशुकत्व का गुण रखने वाली मृदा, केशुकत्व का गुण रखने वाली मृदा, मृदा में संवेग होता है ऐसी मृदा जो केश का क्रिया द्वारा निर्माण होता है। लवणीय मृदा, इसमें क्या हो जाता है, केश का क्रिया द्वारा भूमिगत जल ऊपर चला जाता है, उसमें जो मिले हुए खनिज होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जल क्या होता है, बाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। तो ऐसा गुण आपके लवणीय मृदा में पाया जाता है। इस लवणीय मृदा का क्षेत्र कहाँ पर है आपका, गुजरात वाले क्षेत्र में है। हाँ, क्षारीय और लवणीय दोनों, लवणीय और क्षारीय एक ही बात है। क्यों, लवणता उसमें ज्यादा होगी, क्षारीयता का गुण आ जाता है उसमें। नीलेश पैमाने से तो अलग अलग करोगे। आप कौन सी बच्ची है तुम लोगों की मृदा, लाल मृदा। अब इसका गुण है और जलोढ़। चलो ये तो तुम लोग बहुत आराम से निकाल लोगे। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, जलोढ़ मृदा। लाल मृदा का कैसा होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि लौह के ऑक्साइड का मिट्टी का ऑक्सीकरण के द्वारा निर्माण हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। कितनी जल्दी भाग रही हो साक्षी, अभी 4 मिनट। काली हो गई, सारी मृदा हो गई, दलदली मृदा रह गई है। दलदली मृदा की विशेषता लिख लो। ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक। मरुस्थलीय क्या है, अधिक तापमान और कम वर्षा, अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखो। अब ये बताओ कौन से टॉपिक से दो क्वेश्चन, टॉपिक आपका होगा, क्वेश्चन मेरा होगा। तुम बता दो फिर, किसी को नहीं पता है, इतनी हाई तो कर सकते हो। स्वाति बताओ कौन से टॉपिक से लेना क्वेश्चन। रिसोर्सेस वर्ल्ड वाले पढ़ाए हैं, इंडिया वाले नहीं पढ़ाए हैं, बता सकते हो। एक तरफ लिख लो रिसोर्सेस, एक तरफ लिख लो देश, लिख लो देश नहीं क्षेत्र लिखो, क्षेत्र लिखो और रिसोर्सेस लिखो, यही करना है। एक तरफ लिख लो क्षेत्र और एक तरफ लिखो संसाधन। संसाधन वो मरुस्थल पूछ रही थी, अभी मरुस्थल का क्वेश्चन दे देंगे, चिंता मत करो। किम्बर्ली का पठार, स्थान लिख रहे हो, एक तरफ क्षेत्र बोला है, क्षेत्र में लिख लो किम्बर्ली का पठार, किम्बर्ली का पठार। हाँ, क्षेत्र लिख लो किम्बर्ली का पठार। उसके बाद लिखो है उसके बाद लिखो सार क्षेत्र। सार क्षेत्र, क्षेत्र लिखो पहले, मैं क्षेत्र लिखवाऊंगा उसके बाद बोलूंगी। सार क्षेत्र, सार 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 सा पे आकर डंडा और राम, सार क्षेत्र। सार क्षेत्र लिख लिए। अब सार क्षेत्र के बाद अगला क्षेत्र लिखो रूर, रूर रूर क्षेत्र, रूर क्षेत्र। लंका सायर, हाँ क्षेत्र लिखो लंका सायर। अगला लिखो लंका सायर, लंका सायर।
और हीरा। कौन कौन? लोहा लिख दिया, कोयला लिख दिया, इस्पात हो नहीं, लेकिन क्षेत्र में चाहिए क्षेत्र 4 है, अभी एक कम लोग में भी किन बनने का पता? 7 अच्छा, चलो बस काटो, ये काटो, कटेगा तो कुछ नहीं। चलो इस्पात तो लोहा सेम ही तो है, वहाँ पर लोहा हीरा लिख लो, देखो है लोहा लिख के बैठी हो, इस्पात लिख के बैठी हो, कहीं बैठ 4 हो गए, लेकिन हीरा लिखो। कोई नहीं पता लोहा और इस्पात ही हीरा लिखो। चलो मैच करो इसको जरा, मुझे बताओ। एक पता है, कौन सा? रूर बेसन कहाँ पर है? जर्मनी में है, कोयले के लिए। सार क्षेत्र ये फ्रांस में है और बेल्जियम को बेलारूस के बीच में है। लक्समबर्ग और जर्मनी के बीच में सार क्षेत्र। इसके लिए ये है आपके इस्पात के लिए। सार क्षेत्र इस्पात के लिए, कोयला कोयले के लिए, ठीक है। किम्बर्ले का पठार हीरे के लिए है। अगला क्या बच रहा है? लंका साहेब वस्त्र के लिए। किम्बर्ले का पठार है, किम्बर्ले की खान नहीं। किम्बर्ले की खान, किम्बर्ले का अच्छा, किम्बर्ले का पठार है, पठार बोला, यहाँ पे खान कर लो। किम्बर्ले का पठार ऑस्ट्रेलिया में चला जाए। हाँ, लंका साहेब आपका यूके में है। अब मुझे एक चीज बता दो, आप लोग कौन से टॉपिक से डाउट पूछना चाहते हैं सबसे पहले? ऑनलाइन डाउट आज नहीं है, बुधवार को है। बेटा ऑब्जेक्टिव ही होंगे, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बस आप अपना टॉपिक बता दो, कौन सा टॉपिक पहले लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। इंडिया में लेना चाहते हो या वर्ल्ड में लेना चाहते हो? सबसे पहले वर्ल्ड हो गया, जितना हुआ है उतने में चलो जल्दी। ये कल बताओगे हैं? आप महातंत्र भारत का, ठीक है। आपस में देख लेना, नहीं हो पाएगा तुम लोगों को, फिर अपने हिसाब से पढ़ाओगे।